जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का क्वेश्चन लाया इस वीडियो में। टॉप 40 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। कौन? आत्माराम पांडुरंग थे, प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। ऑप्शन पहला का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से चलते हैं। दूसरा नंबर देखिएगा, क्वेश्चन पूछा रहा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच में किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, पानीपत का प्रथम दूसरा युद्ध जो हुआ था अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1556 में लड़ा गया था। कब? 1556 में द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हुमायूं के बीच में। तो दूसरा का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे? तो याद रखना, गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे, जो सिख धर्म के 10वें गुरु है, अंतिम गुरु है। सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह है, जो खालसा पंथ की स्थापना किए थे। तीसरा का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है या चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ड में मैडम कांसा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। तो जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। तो याद रखना, इंदुलाल याग्निक ने लाया था। कौन? इंदुलाल याग्निक ने लाया था चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, पूछ रहा है कि भारत की आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो भारत की आय की गणना का पहला प्रयास जो किए थे, किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी ने। कब किए थे? तो 1868 में किए थे, और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये अनुमान लगाए थे। तो भारत की आय की गणना सबसे पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी 1868 में, और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये लगाए थे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था। तो मोपला विद्रोह 1921 से 1922 के बीच में हुआ था। 1921 से 1922 के बीच में हुआ था मोपला विद्रोह। तो 6 का ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 6 का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। 1921 से 22 के बीच में हुआ था मोपला विद्रोह। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 7वां नंबर कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी युद्ध लड़ा था। तो किसने ईस्ट इंडिया के खिलाफ पलासी युद्ध लड़ा था? तो सिराजुद्दौला ने। कौन? सिराजुद्दौला ने 1757 में। याद रखना, 1757 में सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन 7 का भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध गोल गुम्बद जो स्थित है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में प्रसिद्ध गोल गुम्बद स्थित है। 8 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था। तो जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो याद रखना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो याद रखना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। और कब हुआ था? 13 अप्रैल। याद रखना, 13 अप्रैल हुआ था 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, और यह हत्याकांड जनरल डायर ने करवाया था। तो किस वायसराय के दौरान हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिएगा, फिर 11 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था। तो नमक पर ब्रिटिश अधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष दांडी मार्च शुरू किया था। तो याद रखना, 1930 में शुरू किए थे। राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1930 में दांडी यात्रा शुरू किए थे। राइट ऑप्शन भी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, 12 नंबर पूछ रहा है
कि थायराइड कैंसर के उपचार में उपयोगी समस्थानिक है। तो थायराइड कैंसर के उपचार में उपयोगी समस्थानिक कोबाल्ट-60। कोबाल्ट-60 के द्वारा ही कैंसर का उपचार किया जाता है थायराइड कैंसर के उपचार में, याद रखना है। और ऐसे भी पूछता है एग्जाम में कि कैंसर के उपचार में किस किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट-60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। राइट ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है कि आंतरिक पिंडों की आयु ज्ञात करने में उपयोगी समस्थानिक है। तो आंतरिक पिंडों की आयु ज्ञात करने में उपयोगी समस्थानिक कार्बन-14, याद रखना। कार्बन-14 आंतरिक पिंडों की आयु ज्ञात करने की एक उपयोगी समस्थानिक है। 14 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 और पूछ रहा है कि एलिफैटिक को जलाने पर बनता है। तो एलिफैटिक को जलाने पर नीली ज्वाला के साथ जलता है। नीली ज्वाला के साथ एलिफैटिक को जलाने पर बन जाता है। ऑप्शन 15 का एक करेक्ट होगा। किसी नीली ज्वाला के साथ बनता है एलिफैटिक को जलाने पर, ऑप्शन एक करेक्ट है। उसके बाद ऐसे देखिएगा पूछ रहा है 16 नंबर कि अत्यंत विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखियो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का ही वहां पर गैस का रिसाव हुआ था, बहुत ही जहरीली गैस है। तो अत्यंत विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखना CH3 CNO होता है, याद रखना CH3 CNO होता है मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र है। तो CH3 CNO, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा CH3NCO या CNO। ये राइट ऑप्शन एक करेक्ट होगा। CH3CNO मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र है, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं NCO भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ के लिखा गया है। तो अत्यंत विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र है CH3CNO है। उसके बाद देखिएगा 17 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का मुख्य अवयव क्या है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG गैस का मुख्य अवयव जो पूछ रहा है, तो याद रखना यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा टेट्रामेथिल टेट्रामेथिल टेट्रा संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG गैस का मुख्य अवयव पूछ रहा है। CNG गैस जिसको हम लोग बोलते हैं CNG गैस का मुख्य अवयव, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा CNG गैस का मुख्य अवयव। आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा दोस्त, मैं कंफ्यूज में हूँ, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद 18 नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि पेट्रोल में आ अस्प, अस्पो पेट्रोल में अस्फोटनिरोधी के रूप में क्या मिलाया जाता है। तो पेट्रोल में अविस्फोटनी के रूप में क्या मिलाया जाता है। तो याद रखना टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है। क्या टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है। यहाँ पे टेट्रा लिख देता हूँ, टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है। क्या टेट्राएथिल लेड टेट्राएथिल लेड जो है पेट्रोल में अविस्फोटनी पदार्थ के रूप में मिलाया जाता है। तो राइट ऑप्शन टेट्राएथिल लेड हो जाएगा। उसके बाद ऐसे देखिएगा पूछ रहा है कि प्रोड्यूसर गैस जो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस का मिश्रण का अनुपात क्या है। तो याद रखना प्रोड्यूसर गैस और नाइट्रोजन गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस का मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। 2:1 में मिलाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन एक करेक्ट होगा, 2:1 में मिलाया जाता है, प्रोड्यूसर गैस में है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस का मिश्रण जो 2:1 में मिलाया जाता है। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन कार्बनिक युग्मों को आलिफिन आली ओलिफिना के नाम से जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौग को ओलिफिना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना ओलिफिना के नाम से जाने जाने वाले यौगिक बेंजीन है। क्या बेंजीन ओलिफिना कार्बनिक यौगिक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 20 का। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है कि एंथ्राइस्ट के पश्चात सर्वाधिक दहन दहन क्षमता वाला कोयला में मिलाया जाता है। तो एंथ्राइस्ट के पश्चात सर्वाधिक दहन क्षमता वाला कोयला मिलाया जाता है बिटुमिनस, याद रखना बिटुमिनस। एंथ्राइट्स के पश्चात सर्वाधिक दहन क्षमता वाला कोयला मिलाया जाता है बिटुमिनस के, ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिटुमिनस। उसके बाद है से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है कि पेट्रोल की शुद्धता मापन में किस संख्या द्वारा किया जाता है। तो पेट्रोल की शुद्धता मापने के लिए ऑक्टेन संख्या का उपयोग किया जाता है। किसका ऑक्टेन संख्या जो है पेट्रोल की शुद्धता मापता है। 22 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है कि यदि मीथेन जुगाली करने से निकलती है, मीथेन जो है जुगाली करने से निकलती है, तो इसे किस गैस के इसे किस नाम वाले जंतु के अमाशय से जाना जाता है। तो याद रखना
यदि मीथेन जुगाली करने से निकलती है तो इसे किस नाम वाले जंतु को अमाशय से जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से ही जानेंगे। गोबर गैस भी इसी को बोलते हैं, जिसका सूत्र CH4 है। तो दलदली गैस भी बोलते हैं। तो ये जुगाली करने वाले जंतु को अमाशय से जाना जाता है, तो अमार्स गैस के नाम से जाना जाता है, जो सेलुलोज को पाचन में मदद करती है। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा 24 नंबर क्वेश्चन कि एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव के रूप में मुख्यतः जाता है। तो गैस के किस मिश्रण को भरा जाता है? तो याद रखना, गैस को किस मिश्रण को भरा जाता है? तो याद रखना हेक्सेन हेक्सेन और ऑक्टेन को भरा जाता है। कौन? हेक्सेन और ऑक्टेन को भरा जाता है एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः जाता है। तो गैस का मिश्रण होता है हेक्सेन और ऑक्टेन के बीच में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हेक्सेन और ऑक्टेन में भरा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि TNT विस्फोट के निवारण में उपयोगी हाइड्रोकार्बन है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखना सल्फ्यूरिक H2SO4 और HNO3 और H2SO4, ये दोनों पदार्थ जो है TNT विस्फोट के निवारण में उपयोगी हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इनमें कोई नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन नहीं है। फिर देखिएगा 26 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? तो कार्बन का कौन सा अपरूप जो है जियोडेसिक गुंबद जैसा अपरूप रखता है? तो फुलेरिन। क्या? फुलेरिन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फुलेरिन। उसके बाद देखिए पूछ रहा है 27 नंबर कि लार का टाइलिन किस माध्यम से सक्रिय होता है? लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? तो याद रखना लार का टाइलिन जो होता है हल्का अम्लीय होता है। क्या? हल्का अम्लीय होता है लार का टाइलिन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 27 का ऑप्शन डी सही है। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा 28 नंबर कि पृथ्वी से पलायन वेग का मान होता है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखना पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन एक करेक्ट होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है 39 नंबर यहाँ पे कि बिना मिट्टी के पौधों को पोषक तत्व से मुक्त घोल में उगाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बिना मिट्टी के पौधे को पोषक तत्व से मुक्त घोल में उगाने की क्रिया कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। याद रखना हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हाइड्रोपोनिक्स। जहां बिना मिट्टी के पौधों को पोषक तत्व से मुक्त घोल में उगाने की क्रिया हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है 40 नंबर कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है कि एलिसा नामक परीक्षण में किस रोग का निदान किया जाता है? तो एड्स का। एलिसा नामक परीक्षण में किस रोग का निदान किया जाता है? एड्स का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा 42 नंबर पूछ रहा है कि ईख में रेड सेट नामक बीमारी का कारण है। तो ईख में रेड रेड रॉट भी बीमारी बोलते हैं इसको। तो ईख में रेड सेट नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो याद रखना फंजाई के कारण होता है। फंजाई के कारण ईख में रेड सेट नामक बीमारी होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है कि लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। तो याद रखना लाल रक्त का जीवन काल 90 से 120 दिन तक होता है। कितना? 90 से 120 दिन तक, या 100, हम इसको 100 से 120 दिन तक भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सी सबसे ज्यादा 90 से 120 तक लाल रक्त का जीवन काल होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है 44 नंबर के ट्रैकोमा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आंख को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो याद रखना बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जल में घुलनशील है,